अभिवादन स्वीकार करिए वेद मित्र का। और आज के वीडियो में गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का जो उपन्यास है उसको पढ़ेंगे हम आपके सामने। गुनाहों का देवता। तो यहाँ पर जो शुरुआत होती है, दो शब्द जो लिखे गए हैं शुरू में उनसे है। तो धर्मवीर भारती के इस उपन्यास का प्रकाशन और इसके प्रति पाठकों का अटूट सम्मान हिंदी साहित्य जगत की एक बड़ी उपलब्धि बन गया है। दरअसल ये उपन्यास हमारे समय में भारतीय भाषाओं का सबसे अधिक बिकने वाली लोकप्रिय साहित्यिक पुस्तकों में पहली पंक्ति में लाखों लाख पाठकों के लिए इस प्रिय इस अनूठे उपन्यास की मांग आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसे कि उसके प्रकाशन के प्रारंभिक वर्षों में थी। और इस सब का बड़ा कारण शायद एक समर्थ रचनाकार की कोई अव्यक्त पीड़ा या एकांत आस्था है जिसने इस उपन्यास को एक अद्वितीय कृति बना दिया है। ये रही फोटो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की, जो कि इनका जीवन काल जो रहा है 1926 से 1997 तक का। तो इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1926 को प्रयाग के अतरसुईया मोहल्ले में हुआ है और मृत्यु 4 सितंबर 1997 में मुंबई में हुई। इनके पिताजी का जो नाम है स्वर्गीय श्री चिरंजीव लाल वर्मा और माता स्वर्गीय श्रीमती चंदा देवी और पत्नी का नाम है पुष्पा भारती। ये इनका जीवन परिचय यहाँ पे दिया गया है, तो लगे हाथ इसको भी पढ़ देते हैं। तो इनका बचपन और शिक्षा शाहजहाँपुर के निकट खुदागंज कस्बे के पुराने जमींदार परिवार के 5 भाइयों में से एक थे ये चिरंजीव लाल वर्मा। उन्होंने पुश्तैनी रहन सहन छोड़कर रुड़की से ओवरसियरी की शिक्षा प्राप्त की। कुछ दिन बर्मा में सरकारी नौकरी और ठेकेदारी की, फिर उत्तर प्रदेश में लौटकर पहले मिर्ज़ापुर और फिर स्थायी रूप से इलाहाबाद में बस गए। बालक धर्मवीर बचपन में 1-2 वर्ष पिता के साथ आजमगढ़ और मऊनाथ भंजन में रहे। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और इलाहाबाद के DAV हाई स्कूल में पहली बार 4th क्लास में नाम लिखाया गया। 8वीं कक्षा में थे तभी माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद बहुत दारुण गरीबी दिन बीते। प्रयाग में बसे मामा श्री अभय कृष्ण जौहरी के परिवार के साथ रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से सन 1942 में इंटरमीडिएट पास किया। 42 के आंदोलन में भाग लिया और पढ़ाई 1 बरस रुक गई। सन 1945 में प्रयाग विश्वविद्यालय से BA की डिग्री प्राप्त की। वह हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर चिंतामणि घोष मेडल के हकदार बने। सन 1947 में वहीं से प्रथम श्रेणी में MA करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में हिंदी साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर PhD की डिग्री प्राप्त की। आजीविका छात्र जीवन में ही ट्यूशनों पर आत्मनिर्भर होना पड़ा। MA की पढ़ाई का खर्च अम्बुधय संपादक श्री पद्मकांत मालवीय में पार्ट टाइम काम करके निकाला और 1948 में संगम, जो कि उनके संपादक थे श्री इलाचंद जोशी जी, में सहकारी संपादक नियुक्त हुए। 2 वर्ष वहाँ काम करने के बाद हिंदुस्तानी अकादमी में उप सचिव का कार्य किया। तदुपरांत प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए। 1960 तक वहीं कार्य किया और प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में सहयोग दिया। निक्कस पत्रिका निकाली तथा आलोचना का संपादन भी किया। उसके बाद धर्मयुग में प्रधान संपादक पद पर बम्बई आ गए। धर्मयुग हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक के रूप में स्थापित हुआ। 1987 में डॉक्टर भारती ने अवकाश ग्रहण किया और 1989 में हृदय रोग से गंभीर रूप से बीमार हो गए। गहन चिकित्सा के बाद तो प्राण तो बच गए, किंतु स्वास्थ्य पूरी तरह का भी सुधारा नहीं और 4 सितंबर 1997 को देहावसान हो गया। नींद में ही मृत्यु ने वरण कर लिया। इनके जीवन की कुछ खास यात्राएं। सन 1961 में कॉमनवेल्थ रिलेशन कमेटी के आमंत्रण पर प्रथम विदेश यात्रा पर इंग्लैंड तथा यूरोप भ्रमण। पश्चिम जर्मन सरकार के आमंत्रण पर 1964 में जर्मनी यात्रा तथा 1966 में भारतीय दूतावास के निमंत्रण पर इंडोनेशिया तथा थाईलैंड की यात्राएं की। सितंबर 1971 में मुक्त वाहिनी के साथ बांग्लादेश की गुप्त यात्रा की और क्रांति का पहला आंखों देखा प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत किया। भारत पाक के युद्ध 1971 के दौरान भारतीय स्थल सेना के साथ वास्तविक युद्ध स्तर पर निरंतर
उपस्थित होकर युद्ध के वास्तविक मोर्चे के रोमांचक अनुभवों को लिपिबद्ध किया। इसके पहले ऐसा काम कभी किसी पत्रकार ने नहीं किया। भारतीय मूल के मॉरिशसीय जनता की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जून 1974 में मॉरिशस की यात्रा की। फिर एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए पुनः मॉरिशस गए। 1978 में चीन की सिन्हुआ संवाद समिति के आमंत्रण पर भारत सरकार के डेलीगेशन के सदस्य के रूप में चीन की यात्रा पर गए। 1991 में परिवार के साथ अमेरिकी यात्रा पर गए और अपने भारत देश के तो हर प्रांत में बार बार अनेक यात्राएं की। यात्राएं डॉक्टर भारती को बहुत सुख देती थीं। अलंकरण तथा पुरस्कार। 1972 में पद्मश्री से अलंकृत हुए। 1997 में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य की अकादमी ने हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचना का प्रतिवर्ष 51,000 का पुरस्कार देने की घोषणा की। पुरस्कार का नाम है धर्मवीर भारती महाराष्ट्र सारस्वत सम्मान। 1999 में युवा कहानीकार उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए डॉक्टर भारती पर वृत्त चित्र का निर्माण हुआ। अनेक पुरस्कारों में से कुछ इस प्रकार भी हैं। ये पुरस्कारों की लंबी कतार है जिनको ना पढ़ करके हम आगे बढ़ना चाहेंगे। और ये इनकी कुछ रचनाओं का विवरण दिया गया है। कुछ कहानी संग्रह हैं, कविता उपन्यास हैं, जिनमें पहला उपन्यास जो है गुनाहों का देवता, जो कि 1949 में आया है, इसको ही हम लोग आज हम आपके सामने पढ़ेंगे। तो ये कुछ और रचनाएं हैं। तो अब इसका ये प्रथम खंड शुरू होता है। नगर। पुराने ज़माने का नगर। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं है। कहीं कोई कसाव नहीं है। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें। यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं है, कोई संतुलन नहीं है। सुबह मलय जी, दोपहरें अंगारी, तो शामें रोशनी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिलें और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहें जो हो, मगर इधर कार्तिक और उधर बसंत के बाद होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्सियस और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बोरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दो सीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छिड़कानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते हैं तो आप ज़रा एक ओवर कोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इटलाकर आपको नए जादू में बांध लेगी। ख़ासतौर से पाँव फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियों और सुबह की राजकुमारी के गुलाबी बच्च पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। यहाँ पर कटाक्ष करते हुए इलाहाबाद शहर की कमियों को और खूबसूरती को बताने की कोशिश की है धर्मवीर भारती जी ने। एक ऐसा ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक और प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था।
कत्थई स्वीट पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों का एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी के पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लठ। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह कर वह उसे घूंस लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पांखुरियाँ बिखरने लगी थीं और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताज़े फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। फिर वह फिर संतों से बैठ गया और फूलों की पाखुरियों नोच कर नीचे फेंकने लगा। ज़मीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थीं और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फाल सही रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो भाई सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अबे इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ, शरीफ लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा, उसी का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। अरे तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए छी, कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है, तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं और कब तक यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं है। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकदार, हंसमुख, फप्तियाँ कसने में मज़ा लेने वाले, मगर दिल साफ, निगाह के सच्चे बोले। एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक लोटस पॉन्ड, कमल सरोवर तक ही घूम लें, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास में ही बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी हैं या कोई फिलोसफर हैं? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों में निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र बिसरिया हैं, एमए में पढ़ता है। आओ मिले हैं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आह कैसा मनोरम प्रभात है, मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही है। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्काया और इशारे में बोला, है यार सगल की चीज़, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कभी तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते क्या सोच रहे थे तुम। बिसरिया ने आंखें खोल ली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है,
प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। और मसलन कार्तिक और फागुन चैत, तो उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है। और कविता एक तरह की सन्निपात होती है। मेरा मतलब है, आप समझ रहे हैं मिस्टर सिवरिया? सिवरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं। आप हैं रविंद्र बिसरिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, ये मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो। ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो, कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर नहीं करना जानते, इसलिए इन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ़ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है, तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो ये बार फ्रंट के कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन और साहित्य सम्मेलन के कवि सम्मेलन सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। अब यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आपको पढ़ने में आनंद आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके आगे का आपके लिए पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।